हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का सारांश, जिसके राइटर हैं अनुपम मिश्र। ये वितान भाग 1 का चैप्टर 2 का सारांश है, समरी है। तो चलिए देखते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें के लेखक प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जी हैं। यह पाठ उनकी ही प्रसिद्ध किताब राजस्थान की रजत बूंदें का एक छोटा सा अंश है, जिसमें उन्होंने राजस्थान की मरुभूमि में अमृत समान मीठे पानी के स्रोत कुएं व उनको बनाने वाले चेलवांजी के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो इस पाठ में अनुपम मिश्र ने किसका वर्णन किया है? राजस्थान की मरुभूमि में जो अमृत के समान मीठा पानी है वो कहाँ मिलता है और किस प्रकार कुएं में उसको एकत्रित किया जाता है, और कुएं बनाने वाले को चेलवांजी कहा जाता है, और कुएं और चेलवांजी का विस्तार से वर्णन किया है। किस प्रकार कुएं बनाई जाती है, किस प्रकार उसमें मीठा पानी इकट्ठा किया जाता है, और चेलवांजी उसको किस प्रकार बनाते हैं। राजस्थान में कुएं का निर्माण रेत में समाये वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है कुएं का निर्माण? जो वर्षा का पानी रेत में एकत्रित हो जाता है उसको किस प्रकार से कुएं में इकट्ठा किया जाता है। कुएं की खुदाई को चिनाई करने वाले दक्ष लोगों को, दक्ष यानी जो निपुण होते हैं, उन लोगों को चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुएं की खुदाई करने वाले या उसका निर्माण करने वाले जो दक्ष लोग होते हैं वो चेलवांजी या चेजारो कहलाता है, और कुएं की खुदाई के काम को चेजा कहा जाता है। कुआं और कुएं में क्या अंतर होता है, और राजस्थान में और कुआं और कुएं दोनों चीज़ें बनाई जाती हैं। कुआं एक पुल्लिंग शब्द है, और कुएं में भूजल, भूमि के अंदर का पानी इकट्ठा होता है। भूजल होता है, कुएं में भूजल होता है, जो भूमि के अंदर का पानी, नीचे का पानी होता है वो कुएं में एकत्रित होता है। लेकिन कुएं का स्त्रीलिंग होता है और वह उसके आकार में छोटी होती है, और उसमें वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है। यानी कुएं में पानी भूमि के भूतल का होता है, नीचे का होता है, और कुएं में पानी ऊपर से बारिश होने वाला पानी इकट्ठा किया जाता है। यही इसमें अंतर है। जो राजस्थान में खारा होता है, कौन सा? भूमि का जल जो नीचे कुएं में इकट्ठा होता है वो पानी खारा होता है। यह पीने योग्य नहीं होता। कुएं का व्यास व गहराई काफ़ी होती है। व्यास यानी उसके ऊपर की चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, और गहराई यानी वो अधिक गहरा होता है। जबकि कुएं एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें वर्षा का पानी या मीठा व पीने योग्य जल इकट्ठा होता है। जब वर्षा नहीं भी होती है तब भी उसका जल बड़े विचित्र ढंग से उसमें इकट्ठा होता है। कुएं में जमा पानी न तो भूमि की सतह पर बहने वाला पानी या फिर नदी या तालाब का पानी नहीं होता, और न ही भूजल यानी कुएं का पानी होता है। यह तो रेत के अंदर नमी के रूप में इकट्ठा वर्षा का जल है, जो धीरे धीरे बूंद बनकर कुएं में इकट्ठा होता है, और कुएं में इकट्ठा करके जब बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, तब पीने योग्य वो पानी उपयोग में लिया जाता है। कुएं का व्यास कुएं से कम होता है, यानी उसका जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, ऊपर से उसका कुएं का मुंह छोटा होता है, लेकिन गहराई लगभग कुएं के बराबर ही होती है। लेकिन राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में कुएं की गहराई अलग अलग हो सकती है। लेखक कहते हैं कि चेलवांजी पूरी तरह से पसीने से तरबतर होकर एक कुएं की खुदाई कर रहे हैं। अभी तक वो 30-35 हाथ तक की गहरी खुदाई कर चुके हैं। कुएं का व्यास बहुत ही कम होता है, जिसके कारण खुदाई का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से करने के बजाय बसोली, फावड़े जैसा एक छोटे आकार का एक औजार होता है जिसे बसोली कहा जाता है, जिसका फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है, उसी से खुदाई की जाती है। किससे? बसोली से की जाती है। कुएं की गहराई में लगातार बढ़ती गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जमीन में खड़े लोगों के द्वारा बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकी जाती है। तो कुएं में गर्मी होने के कारण ऊपर से जो देखने वाले लोग होते हैं वो ऊपर से मुट्ठी भर भर करके, और नीचे जो चेजारा काम करता है उसके ऊपर
एक एक मुट्ठी धीरे धीरे मिट्टी डालते रहते हैं ताकि उस मिट्टी के साथ हवा अंदर जाती रहे और ज़्यादा गर्मी न रहे। रेत बहुत ज़ोर से नीचे फेंकी जाती है जिससे ताज़ी हवा नीचे जाती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर लौट आती है। ऊपर से फेंकी गई रेत से बचने के लिए चेलवान जी अपने सिर पर धातु का एक बर्तन, टोप या टोपी की तरह पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से गिरने वाली मिट्टी उसके सिर पर न लगे या फिर उसमें कोई छोटा मोटा कंकड़ पत्थर भी चला जाता है तो भी उससे उसका सिर सुरक्षित रहता है। इसलिए उसका किसी धातु का बर्तन एक टोपी के रूप में सिर पर पहन लिया जाता है। लेखक कहते हैं कि राजस्थान की मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह होती है और अगर यहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो वो भी तुरंत भूमि में समा जाती है। यानी वर्षा का पानी ज़मीन के ऊपर ज़्यादा देर नहीं रुकता है, वो तुरंत रेत में समा जाता है। पर इसी मरुभूमि में कहीं कहीं रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक लंबी चौड़ी पट्टी चलती है। यह पट्टी रेत की सतह से 10-15 हाथ नीचे से लेकर 50-60 हाथ नीचे तक हो सकती है। रेत के नीचे दबे होने के कारण यह खड़िया पत्थर की पट्टी ऊपर से नहीं दिखाई देती है और ऐसे क्षेत्रों में कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पत्थर की पट्टी का पता चलता है। ये कुएं की खुदाई वहाँ तक होती है जहाँ खड़िया पत्थर आ जाता है और उस खड़िया पत्थर के आते ही उस कुएं की खुदाई बंद हो जाती है और वहीं खड़िया पत्थर पर ही पानी रिस रिस करके कुएं में इकट्ठा होता रहता है। ऊपर की जो रेतीली रेत होती है उससे वर्षा का पानी रिस रिस करके उस खड़िया पत्थर पर यानी कुएं की सतह में इकट्ठा हो जाता है। यही खड़िया पत्थर की पट्टी ही वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में मिलने से रोकती है और उस खड़िया पत्थर के आने से ही ऊपर का मीठा पानी और नीचे भूतल का खारा पानी अलग अलग रहता है और इसीलिए कुएं का पानी उस खड़िया पत्थर पर इकट्ठा होता है। वो सिर्फ बारिश का ही पानी होता है, इसलिए पीने योग्य होता है। वर्षा होने पर उस बड़े क्षेत्र में वर्षा का पानी तुरंत भूमि की रेतीली सतह के नीचे और नीचे चल रही खड़िया पत्थर की पट्टी के ऊपर यानी इन दोनों के बीच में अटक जाता है और फिर उसी इलाके में नमी की तरह फैल जाता है। क्योंकि रेत के कण बहुत बारीक होते हैं और मरुभूमि में ये समान रूप से बिखरे रहते हैं। पानी गिरने पर ये कण थोड़े भारी जरूर हो जाते हैं मगर ये कण न तो आपस में चिपकते हैं और न ही अपनी जगह छोड़ते हैं, जिस कारण मिट्टी में दरार नहीं पड़ती और इस तरह भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है, गर्मी से भाप बनकर उड़ता नहीं है। इस क्षेत्र में बरसे पानी की एक एक बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है और कुएं बनने पर रेत में समाई यही नमी फिर से पानी की बूंदों में बदलकर कुएं में इकट्ठा होने लगती है और यही पानी खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा होता है। यहाँ पानी को 3 भागों में बांटा गया है। पानी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पालर पानी, पहला है पालर पानी यानी सीधे वर्षा से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है। यह धरातल पर बहता है और इससे नदी या तालाब आदि में इकट्ठा किया जाता है, रोका जाता है, वो पालर पानी होता है। बारिश से सीधा इकट्ठा किया जाने वाला पानी पालर पानी होता है। सेकंड है पाताल पानी यानी भूजल का पानी, भूमि के नीचे की सतह का पानी होता है, वो पाताल पानी कहलाता है, जो राजस्थान में खारा होता है, पीने लायक नहीं होता। पाताल पानी यानी भूजल का पानी, यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है मगर यह खारा होता है। नेक्स्ट है रेजानी पानी, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। रेजानी पानी यानी धरती की सतह के नीचे लेकिन पाताल में न मिल पाने पानी को रेजानी पानी कहा जाता है। ये रेजानी पानी वही कुएं वाला पानी है जो बारिश से जो मिट्टी सोख लेती है और वो धीरे धीरे रिसकर कुएं में इकट्ठा हो जाता है, वो रेजानी पानी कहलाता है, जो पीने लायक होता है, मीठा होता है। रेजानी पानी यानी धरती की सतह से नीचे लेकिन पाताल में न मिल पाए पानी को रेजानी पानी कहते हैं। रेजानी पानी की खड़िया पत्थर की पट्टी के कारण
पाताल पानी में नहीं मिल पाता। इसी रेजानी पानी को इकट्ठा करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा को इंच या सेंटीमीटर में मापने की बजाय रेजा में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? रेजा में नापा जाता है। राजस्थान में जो पानी नापा जाता है वो रेजा में नापा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है भाई। इस अमृत समान रेजानी पानी को समेटने वाली कुएं को बनाना भी एक विशिष्ट कला है, विशेष कला है। 4-5 हाथ व्यास की कुएं की 30 से 50-65 हाथ की खुदाई और चिनाई के काम में जरा सी भी चूक चेजारों खुदाई और चिनाई करने वाला की जान ले सकती है, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल होता है। ये 4-5 हाथ का व्यास होता है, चौड़ाई होती है कुएं की और गहरी होती है। कहीं तो ये 30-35 हाथ की होती है तो कहीं 60-65 हाथ पर, क्योंकि जब तक वो खड़िया पत्थर नहीं आता तब तक इसकी खुदाई करनी पड़ती है। कहीं वो ऊपर है तो कहीं वो ज़्यादा नीचे है। जहाँ खड़िया पत्थर आ जाता है वहीं कुएं की खुदाई बंद कर दी जाती है, और अगर उसमें थोड़ी सी चूक हो जाती है तो चेजारे की जान भी जा सकती है। मुश्किल काम है, हर किसी व्यक्ति का से होने वाला कार्य नहीं है। 20-25 हाथ की खुदाई होने पर ही कुएं के अंदर की गर्मी बढ़ने लगती है, हवा कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है, जिससे नीचे काम कर रहे चेलवांजी को राहत मिलती रहती है। बहुत मुश्किल काम होता है भाई कुएं खोदना। वैसे तो कुएं के अंदर मिट्टी को रोकने के लिए ईंट की चिनाई की जाती है, जो कहीं मिट्टी फिसल न जाए इसलिए उसके साथ साथ ईंटों की चिनाई की जाती है। मगर किसी किसी जगह पर कुएं बनाते समय ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। तब कुएं को खींप या एक प्रकार की घास होती है जिसका नाम होता है खींप, हरी रंग की होती है, एक प्रकार की घास जिससे रस्सी बनाई जाती है, और खींप के पतले पतले रेशे होते हैं जिससे वो एक रस्सी के रूप में बना लिया जाता है। उसी रस्सी से बांधा जाता है कि कहीं कहीं कुएं की चिनाई अरणी, बन, कैर, आक, बावल या कुंबट के पेड़ों की टहनियों से भी, किसे बने लट्ठों से भी की जाती है। कहीं खींप के रस से बना करके उसको उस पर जो कुएं बनाई जाती है उसके साथ साथ उसे समेटते जाते हैं, लगाते जाते हैं, जिससे वो मिट्टी गिरने का डर नहीं रहता। कहीं ईंटों से भी उसकी चिनाई की जाती है तो कहीं लट्ठे लगाकर भी उस मिट्टी को रोका जाता है। ये लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। फिर इन्हें खींप या चक की रस्सी से बांधा जाता है, उनको टाइट कर दिया जाता है रस्सी से। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपनी भी कहते हैं। जो रेशे से बांधे जाते हैं उन लट्ठों को, वो एक कुंडली की तरह होता है, क्योंकि कुएं गोल होती है तो उस रेशे से भी एक सांप की तरह कुंडली सी बनती जाती है, जिसे सांपनी कहा जाता है। कुएं के भीतर खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख होती है। खड़िया पत्थर की पट्टी देखते ही चेलवांजी खुदाई का काम बंद करके ऊपर आ जाते हैं और इस तरह कुएं की खुदाई का काम पूरा हो जाता है। कुएं के भीतर खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख होती है। खड़िया पत्थर की पट्टी देखते ही चेलवांजी खुदाई का काम बंद करके ऊपर आ जाते हैं और इस तरह कुएं की खुदाई पूरी हो जाती है। पहले समय में कुएं की सफल खुदाई के बाद उत्सव मनाया जाता है, वहाँ भोज रखा जाता है, खाने पीने का प्रबंध किया जाता है, क्योंकि कुएं बनने की खुशी में होता है ये सब। वह विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट किए जाते, उपहार भेंट किए जाते हैं। आज प्रथा के तहत इन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर भी भेंट दी जाती है। चेलवांजी को हर प्रकार के उत्सव पर या त्योहारों पर भी भेंट मिलता है। फसल कटने पर खेत खलिहानों में उनके नाम से अनाज का अलग ढेर भी लगाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। अब पहले लोग क्या करते थे कि जब भी फसल निकालते थे तो उनका अनाज अलग रखते थे, हर तीज त्यौहार पर उनका उपहार दिया करते थे। जब वो कुएं खोदते थे तब उनको स्पेशल उपहार मिलते थे। लेकिन आजकल जब भी कुएं खुदवाई जाती है तो उनको जितनी मेहनत होती है उसकी मजदूरी दे करके उनको संतुष्ट कर दिया जाता है। तीज त्यौहार पर उपहार अब उनके बंद हो चुके हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? कुएं में पानी बूंद बूंद कर
धीरे धीरे इकट्ठा होता है। दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 घड़े पानी ही जमा हो पाता है। ऐसे में कुएं का व्यास ज़्यादा होगा तो पानी तले में ही फैल जाएगा, जिससे निकलना संभव नहीं है। कम व्यास में यह पानी 2-4 हाथ ऊपर आ जाता है, जिसे बाल्टी या चड़स से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि बारिश का पानी रिस रिस कर कुएं में इकट्ठा होता है, इसलिए उसका व्यास बहुत कम होता है नीचे से। अगर उसका व्यास ज़्यादा चौड़ा जगह ले लिया जाएगा तो इकट्ठा होने वाला पानी अगर थोड़ा हाथ 2 हाथ ऊपर नहीं आएगा तो उस पानी को निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि बाल्टी उस पानी के अंदर नहीं डूब पाएगी, तो पानी को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक चड़स होता है, चमड़े का होता है, मोटा, अब वो रबड़ का भी होने लग गया है। वो भी एक बाल्टी की तरह होता है। जैसे उसको अंदर डाल दिया जाता है और चड़स के मुंह पर लोहे का कड़ा होता है। जिस लोहे के कड़े से वो वजन होने के कारण वो पूरा नीचे कपड़े की तरफ फैल जाता है और पानी भर करके जब ऊपर उठाया जाता है तो एक बाल्टी का ही रूप ले लेता है, तो वो एक चड़स कहलाता है। नेक्स्ट है, कुएं का मुंह छोटा होने से पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता। और कुएं का मुंह भी छोटा होता है क्योंकि भाप बनकर पानी उड़ न पाए। गर्मी में भाप से पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए कुएं का मुंह भी छोटा होता है। नेक्स्ट है, कुएं का पानी साफ करने के लिए उसका मुंह छोटा होना जरूरी है। कुएं के मुंह को लकड़ी से बने ढक्कन या कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों से ढक दिया जाता है। और अगर उसका मुंह छोटा होगा तो किसी लकड़ी से उसको कवर किया जा सकता है, या फिर किसी घास फूस की एक टाटी बना करके भी उस कुएं को ढका जा सकता है। इसलिए इसके ये 3 कारण होते हैं छोटा मुंह रखने का। गहरे कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उनके ऊपर घिरनी या चक्री लगाई जाती है। एक चक्कर की तरह घिरनी होती है जिससे रस्सी से उस पानी को बाहर निकाला जाता है। उसे घिरनी कहा जाता है या चक्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे गरेड़ी भी कहा जाता है, चरखी भी कहा जाता है, फरेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में बहुत सारी कुइयाँ एक साथ बनाई जाती हैं। यह कुई वहीं बनती है जहाँ खड़िया पत्थर नीचे धरती में होता है। जहाँ खड़िया पत्थर नहीं होता वहाँ इस कुई का कोई काम नहीं होता। गांव में हर एक की अपनी अपनी अलग कुई होती है तथा उसे बनाने या उससे पानी लेने का हक भी उनका अपना होता है। लेकिन कुई का निर्माण समाज गांव की सार्वजनिक जमीन पर ही किया जाता है, इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बने कुई के ऊपर ग्राम या समाज का अंकुश लगा रहता है। जहाँ कुइयाँ बनाई जाती हैं वो सार्वजनिक जगह होती है। राजस्थान में रेत के नीचे सब जगह खड़िया पत्थर की पट्टी न होने के कारण कुई हर जगह नहीं बनती है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ हैं। अलग अलग जगह पर खड़िया पट्टी के नाम भी अलग अलग हैं, जैसे चारोली, धांधड़ो, धड़धड़ो, बिटूरो बलियो व खड़ी। इन्हीं खड़िया पट्टी के बल पर राजस्थान की कुइयाँ खारे पानी के बीच मीठा पानी देती हैं। तो ये थे आपके राजस्थान की रजत बूंदें, कैसे इकट्ठा किया जाता है पानी और किस प्रकार उसको पीने योग्य बनाया जाता है। क्योंकि वहाँ का पानी खारा है तो पानी की बहुत समस्या रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।